साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में कई पाठ्यक्रम चला रहा हूं, जिसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास तथा विश्व भाषा की उत्पत्ति एवं उसका विकास, उससे संबंधित जो हिंदी का विषय है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने भार रूपी परिवार, जो भाषा परिवार है, इसके पहले वीडियो में हमने भार रूपी भाषा परिवार की जो दो परिवार हैं, एक है शतम वर्ग, एक है केंतुम वर्ग, की चर्चा हमने किया, जिसमें केंतुम वर्ग के बारे में हम पढ़ा दिया। उस वर्ग में जो जो भाषाएं आती हैं, उनसे जो प्रश्न बनता है, उसका हमने पूरा का पूरा वीडियो हमने डाल दिया है। अब आगे हम शतम वर्ग के बारे में बताएंगे आपको, जो कि भार रूपी भाषा परिवार का ही एक वर्ग बनाया गया, भाषा वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसका नाम है शतम वर्ग। शतम को हमने बताया ही है कि इसका अर्थ 100 से लिया जाता है, क्योंकि संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द में शतम का अर्थ होता है 100। तो शतम वर्ग भार रूपी भाषा परिवार की जो दूसरी शाखा है, शतम वर्ग। शतम वर्ग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शतम वर्ग में जो जो भाषाएं आती हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे प्राचीन की बात चर्चा हम करेंगे, जो कि सबका सबसे विस्तार है उसका, जिसका नाम है भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा, भारत और ईरान के बीच जो शाखा रही है भाषा की, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शतम वर्ग में सबसे पहले, सबसे बड़ी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा भारत ईरानी शाखा। इसी शाखा को आर्य भाषा शाखा भी कहा जाता है। तो भारत ईरानी शाखा है जो, इसी को ही आर्य भाषा शाखा कहा जाता है। तो भारत ईरानी शाखा या आर्य भाषा शाखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत ईरानी जो शाखा है, यह शतम वर्ग की सबसे प्राचीन शाखा है। इससे प्राचीन कोई शाखा नहीं है। तो शतम वर्ग में जो भारत ईरानी शाखा या आर्य भाषा शाखा है, यह वैदिक साहित्य की तरह बहुत ही प्राचीन है। जिस प्रकार से वैदिक साहित्य साहित्य से बिल्कुल फलों फूलों से लदा हुआ है, उसी प्रकार से इसका भी साहित्य अपने आप में संपूर्ण है। इसमें साहित्यिक रचनाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो भारत ईरानी शाखा या इसे आर्य भाषा शाखा कहा जाता है। इसी भारत ईरानी शाखा की बहुत सी पांडुलिपियां 4,500 से 5,000 साल पुरानी मिली हैं। साल यानी कि लगभग 2500 बीसी, बीसी की बात करेंगे, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो अगर ईसवी सन की बात करेंगे तो लगभग 4,500 से 5,000 साल तक पुरानी भारत ईरानी शाखा की पांडुलिपियां आदि मिली हैं। इसका प्रमाण मिला। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह शाखा बहुत ही ऋग्वेद की तरह, जिस प्रकार से ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसी प्रकार से यह इसके भी ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, और इसके भी साहित्य को ही प्राचीनता प्राप्त का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें जो हमारा हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछता है, बस मैं वही तक ले चलूंगा। तो भारत ईरानी शाखा में सबसे पहले हम पारसी ग्रंथों की चर्चा करेंगे, क्योंकि पारसी से ही ईरानियों से हमारा संबंध है, हिंदी से। तो पारसी ग्रंथ जो अवेस्ता है, यह 6वीं 7वीं सदी, लगभग 600 से 700 के आसपास माना जाता है। और कई विद्वानों का कई कई मत हैं। विद्वानों का मानना है कि भारत ईरानी शाखा के बारे में, जो भारत और ईरान के बीच जो भाषा का जो एक दूसरे से जुड़ाव पाया जाता है, तो भारत ईरानी शाखा अलग कैसे हुई, इसमें एक बहुत विवाद है। लेकिन एक तर्क है जिस पर सभी ने अपनी मुहर लगा दी है कि लगभग यही ऐसा ही हुआ होगा। लोगों ने तर्क लगाया है, और कई प्रमाणों, कई एविडेंस के आधार पे, तो उसमें तर्क में उन्होंने ये लगाया कि अति प्राचीन काल में ईरान में लोग रहते थे। वहां से लोग अलग अलग हुए, अलग अलग दिशाओं में चले अपने रोजगार के लिए, अपने कुछ नए नए धरती की तलाश में, नई सुविधाओं की तलाश में। कुछ कुछ उनके मन में रहा होगा कि इस दिशा में जाएंगे तो कुछ विशेष पाएंगे। तो वहां से ये लोग, जो जातियां वहां रहती थी, वो कुछ जातियां अपना ग्रुप बना करके, अपना कबीला लेकर वहां से निकली भारत की तरफ। लेकिन कुछ लोग वहीं पर रह गए, ईरान में ही रह गए। कुछ लोग उनके साथ ही आए। तो जो लोग आए थे, उन्हीं को कहा जाता है आर्य। यही आर्य लोग
ईरानी यानी कि आर्य लोग ईरानी माने जाते हैं। यही आर्य लोग वहाँ से आए थे। इन्हीं आर्यों को ही ईरानी से संबंध जोड़ा गया, तो इसीलिए इसको आर्य भाषा का नाम दर्जा भी दिया गया है ईरानी को। तो जब वहाँ से कुछ जातियाँ आगे बढ़ी, आगे बढ़कर वो सिंध नदी पार करके भारत आ गई, तो अपने साथ उन्होंने वहाँ के भाषा और साहित्य को लेकर यहाँ पर आए वो लोग। इसके अलावा कुछ लोग वहीं पर रह गए, तो वो अपनी भाषा साहित्य वहाँ लेकर रह गए, लेकिन दोनों की भाषा साहित्य कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ाव था। जब वहाँ से आए लोग, तो वहाँ की जो प्राचीन हमारी संस्कृत या वैदिक संस्कृत मिलती है, वो ईरानी की जो साहित्य मिलते हैं, ज़ेंद-अवेस्ता जो ज़रथुस्त्र वगैरह ने लिखा था, उनसे पूरा का पूरा हमारा ऋग्वैदिक साहित्य मिलता है। इसका यह प्रमाण है, इसीलिए इसको भाषा वैज्ञानिकों ने भारत ईरानी शाखा, बाहर यूरोपी यानी कि भारतीय यूरोपी और यूरोप में एशिया को मिलाया, और साथ में भारत ईरानी शाखा को शतम वर्ग में, क्योंकि संस्कृत शब्द से संबंधित है इसलिए शतम वर्ग। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा रही, अति प्राचीन भाषा, और इसी से संबंधित आपकी जिंद अवस्था की जो भाषा है, वो प्राचीन वैदिक साहित्य से बिल्कुल के बिल्कुल, जो हमारा ऋग्वेद है, उसकी भाषा से मिलती जुलती है। इसीलिए अंदाजा लगाया गया है कि ये कहीं न कहीं आर्य लोग ईरान से ही आए थे, ईरानी क्षेत्र से आए थे, और उन्हीं के कुछ भाग के वहाँ लोग रह गए, जिन्होंने जिंद अवस्था जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, और वही जिंद अवस्था का ही कॉपी अगर कहेंगे तो आर्य लोग ऋग्वेद की रचना किए थे यहाँ पर आकर के। तो भारत ईरानी शाखा के बारे में जब ये भारत में लोग आए, तो यहाँ जब शोध किया गया है, तो इन्होंने देखा कि यहाँ कई चीज़ें एक दूसरे में मिल गई है, क्योंकि यहाँ की भी संस्कृति सभ्यता, यहाँ का भी उनको उनके ऊपर उनके भाषा का प्रभाव पड़ा, उनमें बदलाव हुआ। तो इस हिसाब से जिस क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पर उन लोगों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, इस भारत ईरानी शाखा को 3 भागों में बाँट दिया। एक ईरानी शाखा, एक दरत शाखा और एक भारतीय शाखा। तो आइए हम इसको लिख करके विस्तार से आपको समझाते हैं। भारत ईरानी शाखा में ईरानी शाखा, दरत शाखा और भारतीय शाखा, जिसमें भारत ईरानी अर्थात आर्य भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्य भाषा से ही हम धीरे-धीरे आपको देवनागरी लिपि की तरफ ले चलेंगे। इसमें यह ब्राह्मी, जो हमारी प्रसिद्ध लिपियाँ हैं इस धरती पर, सबसे प्रसिद्ध है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई। तो उनमें हम ब्राह्मी की तरफ ले चलेंगे इसको धीरे-धीरे। तो आइए हम भारत ईरानी शाखा में आर्य भाषा की चर्चा लिख कर करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, हमने बताया कि भार यूरोपी भाषा परिवार में शतम वर्ग में भारत ईरानी शाखा या आर्य भाषा किस प्रकार से भारत में आए। ईरान में कुछ लोग रह गए, कुछ लोग यहाँ रह गए, कुछ लोग यहाँ चले आए, तो अपने साथ वो लोग भाषा भी लेकर आए। उनको भाषा, और जहाँ भी गए उन्होंने नई चीजें सीखा, उनसे कुछ लिया, कुछ अपना दिया, और इस तरह से भारत की संस्कृति सभ्यता में रच बस गए। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और जिस तरह से आज राजनीति हो रही है, आप पढ़ने के बाद स्वयं निर्धारित करिए कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। भाषा से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि कौन यहाँ का मूल है, कौन बाहर का है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि आर्य लोग श्रेष्ठ हुए थे, यहीं के थे, आर्य लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि इनका प्रमाण कहीं न कहीं ईरान में मिलता है, पारसियों के पास में मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, ये लोग पारसी थे, ईरानी थे, और यही आर्य हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्य विदेशी हैं, जबकि अब तो डीएनए के टेस्ट पर भी सिद्ध हो गया है, इसका एविडेंस मिल गया है कि ये लोग विदेशी हैं। इनकी ये ईरानी हैं, ये पारसी लोग थे, जो कि अपने आप को आर्य कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब ये भारत में आए, तो यहाँ भारत ईरानी शाखा दो, भारत और ईरान की 2 शाखाएँ बनी। उसके बाद इन दोनों के मूल में समानता है। कालांतर में इसके 3 भाषा समूह विकसित होने लगे। 3 भाषा की इनकी इसको बाद में भाषा वैज्ञानिकों ने जब देखा कि जो 3 भाषा, इसका क्षेत्र 3 तरफ से चल रहा है, तो इन्होंने इसको 3 भागों में बाँट दिया। पहला उन्होंने बताया, एक ईरानी क्षेत्र, एक
ईरानी, दूसरा इन्होंने बांटा दरद का, दरद में, दरद अर्थात पहाड़, पहाड़ों में जो क्षेत्र हुआ करते थे। एक ईरानी शाखा, एक दरद शाखा, एक भारतीय शाखा। तीसरा भारतीय। 3 शाखाएं बनी इसकी, भारत ईरानी शाखा की। पहले 2 भारत और ईरानी शाखा बनी, बाद में धीरे-धीरे इसकी 3 शाखाएं बनी। एक ईरानी शाखा बन गई, एक दरद शाखा बन गई, एक भारतीय शाखा बन गई। ठीक है? तो भारतीय शाखा या भारतीय आर्य भाषा, ठीक है? आर्य भाषा शाखा, यही 3 शाखाएं बनी है इसकी। भारतीय शाखा, भारतीय आर्य शाखा, ईरानी शाखा और दरद शाखा, ये 3 शाखाएं इसकी बनी। तो इसको 3 शाखाओं में बांटा गया। भारत ईरानी जो शाखा है, ये भारत ईरानी शाखा, भारत देखिए इसमें जो समानता लाई, किस आधार पर कहा गया कि ये वहीं से आई है, क्योंकि इनमें जो वचन है और कारक, भारत ईरानी शाखा की इसके जो वचन तथा कारक, जो कारक है आप व्याकरण में पढ़ेंगे, एक वचन, बहुवचन, दो वचन करके अलग अलग तरह के मिलेंगे। उसमें वचन और कारक, कारक दोनों 8 हैं। भारत में जो भी कारक 8, वचन दोनों, 3 वचन है भाई, वचन 3, दोनों इसमें, दोनों में 3 वचन, ठीक है? 3 वचन तथा कारक 8, ठीक है? भारत और ईरानी शाखा, दोनों शाखाओं में जब भी इनके व्याकरण की चर्चा की गई है तो उनमें 3 वचन तथा 8 कारक पाए गए हैं, इसलिए इसकी समानता पाई जाती है। इस शाखा में ईरानी, जो ईरानी शाखा, उसमें पारसी, पाश्तो, पाकिस्तानी, उत्तर भारतीय, आर्य भाषाएं, नेपाली, बांग्ला, श्रीलंका की सिंघली भाषा भी इसी शाखा में आती है। भारत ईरानी में ध्वनि शब्द व्याकरण की प्रायः समानता पाई जाती है। बाद में इसमें देश काल व अन्य भाषियों के संपर्क से अंतर हो गया। भारतीय च वर्ग की ध्वनियां ईरानी में च, ज है और ढ वर्ग की ध्वनियां ईरानी में नहीं है। महाप्राण ध्वनियां भी प्रायः ईरानी में नहीं है। भारतीय की अपेक्षा ईरानी में स्वरों की संख्या अधिक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। तो दोस्तों बाद में ये 3 भागों में बटी। आइए इसको भारत ईरानी शाखा में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ये लिख लीजिए, इसकी जो भारत ईरानी शाखा है, इसकी 3 शाखाएं बनाई गई हैं। 3 शाखाएं बढ़ गए, एक ईरानी, दूसरा दरद, तीसरा भारतीय आर्य भाषा। तो हम इसी को सीरियल से पढ़ेंगे, ईरानी शाखा, दरद शाखा और भारतीय आर्य शाखा, इन तीनों शाखाओं को हम पढ़ेंगे। पहले आप थोड़ा इस भारत ईरानी शाखा का क्षेत्र हम बता दे रहे हैं, ठीक है? इसको मिटा दे रहे हैं। तो भारत ईरानी शाखा का जो क्षेत्र है, कौन कौन से, इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? इस शाखा में पारसी, पश्तो, पाकिस्तानी। इस भारत ईरानी शाखा में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, इसमें आते हैं पारसी, पारसी, पाकिस्तानी, पारसी, पाकिस्तानी। भारत ईरानी शाखा का जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र में इसके अस्तित्व, भाषा के अस्तित्व या भाषा बिखरी हुई है, तो पारसी, पाकिस्तानी, पश्तो, पश्तो, अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो पश्तो वगैरह मिलेगी। पश्तो, उत्तर भारतीय आर्य भाषाएं, इसमें जितने उत्तर भारतीय
आर्य भाषाएं, ठीक है, आर्य भाषाएं, उत्तर भारतीय आर्य भाषाएं हमने पीछे पढ़ाया, आप जो जान लीजिए उत्तर भारतीय में कौन कौन से है हमने पढ़ा दिया, सारी भाषा पढ़ा दिया है, वीडियो हमारी देख लीजिएगा। उत्तर भारतीय आर्य भाषाएं नेपाली, बंगला, श्रीलंका, नेपाली, बांग्ला, श्रीलंका, श्रीलंका की सिंहली भाषा, ठीक है, श्रीलंका की सिंहली भाषा, श्रीलंका की सिंहली भाषा। भारत ईरानी शाखा में या भारतीय आर्य भाषा शाखा में इसकी विशेषता यह है कि भारत और ईरानी में दोनों वचन 3 है, भारत ईरानी दोनों में वचन 3 है, और भारत ईरानी में कारक भी दोनों में 8 है। भारत ईरानी शाखा का जो क्षेत्र है वितरण, उसमें कौन कौन से, पारसी आता है, पाकिस्तानी आता है, पश्तो आता है, उत्तर भारतीय आर्य भाषाएं आती है, नेपाली आती है, बांग्ला आती है, और श्रीलंका की सिंहली भाषा भी इसी के अंतर्गत आती है। भारत ईरानी में ध्वनि शब्द व्याकरण की प्रायः समानता है। ध्वनि में प्रायः, ठीक है, ध्वनि प्रायः समानता, इस तरह से प्रश्न बनता है, प्रायः ध्वनि में भारत ईरानी शाखा में ध्वनि, जो ध्वनियां है उसमें प्रायः समानता पाई जाती है, भारत ईरानी शाखा में इसकी ध्वनियों में समानता पाई जाती है। इसमें भारत ईरानी शाखा में जो अलगाव में दिखाई देता है, उसमें देश काल व अन्य भाषियों के संपर्क के आने के कारण इन दोनों में अलगाव दिखता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से इनमें समानता पाई जाती है, इनके ध्वनियों में समानता पाई जाती है। भारतीय च वर्ग की ध्वनियां ईरानी में च और ज है। जो भारत की च वर्ग की ध्वनि, ठीक है, भारत की जो भारत में च वर्ग की ध्वनि है वो ईरानी में च और ज पुकारी जाती है, ज और ज, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनता है, जो च वर्ग की ध्वनि भारतीय जो आर्य भाषा की है, इसमें जो ईरानी भारत ईरानी शाखा, जो भारत की जो शाखा है उसमें जो च वर्ग च छ ज झ यहाँ तक है, वो ईरानी में, ठीक है, ईरानी में च ज च ध्वनियां पुकारी जाती हैं, ज और च के रूप में है। और एक ढ है ना, इस वर्ग की ध्वनि ईरानी में नहीं है, ठीक है, जो ढ वर्ग की ध्वनि है वो ईरानी में बिल्कुल नहीं, ढ बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। महाप्राण ध्वनियां भी ईरानी में नहीं है। कौन? महाप्राण, महाप्राण ध्वनि, इसको हम महाप्राण ध्वनि जब व्याकरण पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो ढ वर्ग ये, ठीक है, ढ वर्ग की ध्वनि और महाप्राण ध्वनि यह ईरानी में नहीं है, ठीक है, ढ वर्ग की ध्वनि और महाप्राण ध्वनि ईरानी में नहीं है। भारत की जो शाखा है उसमें जो च वर्ग की ध्वनि है वह ईरानी में ज और च पुकारी जाती है, च छ ज झ यहाँ होता है ना, उसको ईरानी में ज और च पुकार, जो यहाँ च कहते हैं वहां ज च ज च ज च बार ज और च के रूप में पुकारते हैं। ईरानी में ढ वर्ग की ध्वनि नहीं है, महाप्राण ध्वनि नहीं है, ठीक है। ये पूछता है कि ईरानी में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो ढ और महाप्राण ध्वनियां नहीं है, ज च वर्ग वहां ज बन जाती है और च बन जाती है, ठीक है। ये वहां पुकार वहां वहां की जो बोलने की शैली है उसमें बदल जाती है। भारत से ज्यादा स्वरों की संख्या, देखिए अब स्वरों की संख्या की बात करते हैं, स्वरों की संख्या, जो स्वरों की संख्या है भारत की शाखा से ज्यादा है ईरानी में, ठीक है, ईरानी में भारत से ज्यादा है, ठीक है, भारत शाखा से
शाखा से ज्यादा है। बस ये स्टेटमेंट में इस तरह का पूछता है, नेट जारा वगैरह में कहीं पूछ देता है कि स्वरों की संख्या भारत से ज्यादा है, कम है, इस तरह से तो याद रखिएगा स्वरों की संख्या ईरानी में भारत से ज्यादा है। ये कुछ विशेष जानकारियां थी, हमने भारत ईरानी शाखा के बारे में बताया। अब जो भारत ईरानी शाखा की को जो तीन भागों में बांटा गया, एक ईरानी शाखा, एक दरत शाखा, एक भारतीय आर्य भाषा शाखा। तो आइए एक एक करके सबको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले हम ईरानी शाखा, उसके बाद दरत शाखा, उसके बाद भारतीय आर्य भाषा की तरफ आपको ले चलेंगे। तो अब आइए ईरानी शाखा की तरफ चलते हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटाने जा रहे हैं। अब आइए ईरानी शाखा की तरफ चलते हैं। पहला भारत ईरानी शाखा में जो भाषा वैज्ञानिकों ने इसका वितरण किया है, उसमें ईरानी शाखा के बारे में आइए पढ़ते हैं पहले। ईरानी का प्राचीन धर्म ग्रंथ अवेस्ता है। ईरानी का सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? अवेस्ता है। ईरानी का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, क्योंकि किसी भी भाषा को जानना हो तो वह भाषा जब धार्मिक शरण में चली जाती है और राजनीतिक शरण में चल जाती है, तो उस भाषा का वह भाषा वह निरंतर हो जाती है, उसे शाश्वत कहा जाता है। नहीं, वो शाश्वत हो जाती है, ना तो धर्म खत्म होगा, ना तो वो भाषा खत्म होगी, ना राजनीति खत्म होगी, ना वो भाषा खत्म होगी। तो धर्म ग्रंथ जो है इसी से लिया गया है, भाषा को बचाने में इसका सहयोग बहुत ज्यादा लिया गया है, धर्म ग्रंथों का ही। तो ईरानी शाखा में जो ईरानी की है, ईरान की है, ईरान का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अवेस्ता है। और अवेस्ता की जो भाषा है भारतीय ऋग्वेद के भाषा से मिलती है। तो ईरानी की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता में क्या है? ये अवेस्ता में क्या है? एक जरथ्रूस्त ऋषि थे, ऋषि जरथ्रूस्त, जरथ्रूस्त, ठीक है, ये ऋषि जरथ्रूस्त थे। इन्होंने प्रवचन दिया है, इन्हीं का प्रवचन इसमें संग्रहित है, ठीक है, इनका प्रवचन। तो ईरानी शाखा का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। अवेस्ता में एक ऋषि हैं जिनका नाम है जरथ्रूस्त। इन्हीं जरथ्रूस्त का प्रवचन, जिन्होंने कुछ कहा है, समझाया है लोगों को, तो वही जिनका धर्म ग्रंथ अवेस्ता में संग्रह, अवेस्ता जरथ्रूस्त की वाणियों का संग्रह, ठीक है। अवेस्ता क्या है? जरथ्रूस्त की वाणियों का संग्रह है। कौन? अवेस्ता ग्रंथ, जो कि ईरान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देखिए इस अवेस्ता की जो भाषा है यह ऋग्वेद के समान है। इसकी भाषा भाषा ऋग्वेद के समान है, ठीक है, के समान है। अवेस्ता की जो भाषा है ऋग्वेद से समानता रखती है। ऋग्वेद से इसकी समानता, किसकी? अवेस्ता की जो भाषा है, तो लिख लीजिएगा, अवेस्ता की भाषा ऋग्वेद के समान है। ऋग्वेद से अवेस्ता की भाषा और ऋग्वेद की भाषा में समानता है। और इस अवेस्ता में जरथ्रूस्त नामक ऋषि के प्रवचन संग्रहित हैं, ठीक है। ऋग्वेद में समानता, किंतु अवेस्ता की भाषा, एक बात और है कि ऋग्वेद की जो भाषा है उसके समान अवेस्ता की भाषा है, लेकिन जो अवेस्ता की भाषा है, ठीक है, अवेस्ता, इसकी भाषा भाषा ऋग्वेद से नई है, ऋग्वेद से आधुनिक है। आधुनिक का मतलब ऋग्वेद ज्यादा पुराना है, अर्थात ऋग्वेद इससे ज्यादा पुराना, अवेस्ता से ज्यादा पुराना ऋग्वेद है, क्योंकि इसकी भाषा जो है अवेस्ता की भाषा ऋग्वेद से आधुनिक है, ऋग्वेद से नई है। अवेस्ता का अर्थ होता है, इसका अर्थ का है, इसका जान लीजिए, अवेस्ता है, ये धर्म ग्रंथ अवेस्ता है। इस धर्म ग्रंथ अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र या ज्ञान ग्रंथ। इसका अर्थ क्या है? अवेस्ता का देखिए, शास्त्र या ज्ञान, ठीक है, ज्ञान ग्रंथ,
शास्त्र या इस अवस्था का जो अर्थ है वो शास्त्र या ज्ञान ग्रंथ है या भाषा और शास्त्र या भाषा और शास्त्र दोनों है। ठीक है, शास्त्र दोनों है। तो अवस्था का अर्थ होता है कि शास्त्र होता है या ज्ञान ग्रंथ होता है या भाषा और शास्त्र दोनों होता है अवस्था का अर्थ। अवस्था की गाथाएं ऋग्वेद से मिलती हैं। ठीक है, इसमें अवस्था की अवस्था, ठीक है, अवस्था की गाथाएं, ठीक है, इसमें जो गाथाएं हैं जो कहा गया है ऋग्वेद से मिलती हैं। ठीक है, आपका जो ऋग्वेद है ऋग्वेद से मिलती है। तो अवेस्ता की जो गाथाएं हैं इसमें जो कहा गया है, जो जगह जगह कहानियां के माध्यम से अपनी बातों को समझाया गया है वो बिल्कुल ऋग्वेद से मिलती है। हमारा ऋग्वेद सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है उस ऋग्वेद से मिलती है। अवेस्ता में ईश्वर को अहुर मजदा अर्थात असुर मेधा कहा गया है। इस अवेस्ता में ईश्वर को क्या कहा गया है? ठीक है, ईश्वर को अहुर मजदा, अहुर मजदा, ठीक है, अहुर मजदा कहा गया है। जो अवस्था में है भगवान को क्या कहा गया है? अवस्था में अहुर मजदा कहा गया है। याद रखिएगा कि अवस्था में ईश्वर को अहुर मजदा कहा गया है। इस अहुर मजदा का अर्थ होता है, अर्थात जो अहुर मजदा है इसका अर्थ होता है असुर मेधा, असुर मेधा अर्थात असुर मेधा। तो जो अवेस्ता ग्रंथ है इसे शास्त्र या ज्ञान ग्रंथ या भाषा और शास्त्र दोनों कहा जाता है। अवेस्ता की सारी गाथाएं ऋग्वेद से मिलती हैं और अवेस्ता में इस अवेस्ता में ईश्वर को अहुर मजदा या असुर मेधा कहा गया है। ठीक है, ईश्वर को क्या कहा गया है? ईश्वर को अहुर मजदा या असुर मेधा कहा गया। ठीक है, कहा गया। तो जो अवेस्ता है इसमें ईश्वर को अहुर मजदा या असुर मेधा के नाम से पुकारा गया है। तो अहुर मजदा का अर्थ होता है असुर मेधा। अवेस्ता में सोम, मित्र, वरुण, अरुण आदि देवों का नाम उल्लेख मिलता है। जिस तरह से हमारे ग्रंथों में मिलता है सोमदेव का, मित्र का, अरुण का, वरुण का, उस तरह से नासत्य का, इस तरह से ये देवता भी अवस्था में पाए जाते हैं। इसी से यह सिद्ध होता है कि ये लोग पारसी थे, ईरानी थे, जो भारत में आर्य बन के आए, यानी कि ये ब्राह्मण लोग विदेशी हैं। ठीक है, तो अवेस्ता में सोम, मित्र, वरुण, अरुण आदि देवताओं का नाम मिलता है। अवेस्ता भाषा और संस्कृत में समानता है। ठीक है, जो अवेस्ता की भाषा है वह संस्कृत से समानता है। इसकी जो भाषा है अवेस्ता की भाषा, जो अवेस्ता की भाषा है, ठीक है, अवेस्ता की भाषा यह संस्कृत से मिलती है। ठीक है, संस्कृत से मिलती है। तो अवेस्ता की भाषा इससे संस्कृत भाषा से मिलती है। ठीक है, अवेस्ता की जो भाषा है वह संस्कृत से मिलती है। बाद में अवेस्ता की मध्यकालीन फारसी या पहलवी में टीका को जेंद कहा गया। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो अवेस्ता की जो मध्यकालीन टीका है इस पर टीका लिखा गया, अवेस्ता पर टीका लिखा गया। मध्यकालीन फारसी या पहलवी में टीका लिखा है, जो टीका लिखा है मध्यकालीन फारसी में लिखा है। इसकी जो टीका है मध्यकालीन देखिए एक आधुनिक फारसी है, एक मध्यकालीन फारसी, एक प्राचीन फारसी थी। ठीक है,
तो अवेस्ता पे जो टीका लिखा गया है वह मध्यकालीन फारसी या पहलवी में लिखा गया है, या मध्यकालीन फारसी या पहलवी में लिखा गया है। मध्यकालीन फारसी को ही पहलवी कहते थे, ठीक है, पहलवी याद रखिएगा। जो मध्यकालीन फारसी है उसी को पहलवी भाषा कहा गया या फारसी भाषा कहा गया। कौन सी? मध्यकालीन भाषा, ये प्राचीन भाषा थी। तो प्राचीन फारसी न होकर के अवेस्ता में की जो टीका लिखी गई है उस टीका का जो नाम है उसके बारे में बता रहा हूँ कि वह जो टीका लिखी गई किस भाषा में लिखी गई है? मध्यकालीन फारसी या पहलवी में लिखी गई, जिसका नाम क्या है? पहलवी में लिखी है, जिसका नाम लिख लीजिए, जिसका नाम है उसका उस टीका जो है उस टीका का नाम है जेंद, ठीक है, जेंद। तो अवेस्ता पर एक कमेंट्री लिखी गई है, टीका लिखी गई है, वो किस भाषा में लिखी गई है? मध्यकालीन फारसी में या पहलवी में। पहलवी किसे कहते थे? तो पहलवी मध्यकालीन फारसी को कहा गया है। तो इसमें लिखिए उस जो इनके अवेस्ता की जो टीका है वो जेंद है, ठीक है। अवेस्ता की जो टीका है, अवेस्ता की टीका को जेंद कहा गया, ठीक है। अवेस्ता की जो टीका है वो जेंद है। अवेस्ता की टीका का नाम जेंद, याद रखिए। तो यही जेंद अवेस्ता नाम रखा गया है, ठीक है। प्राचीन धर्म ग्रंथ अवेस्ता है और इसके वाचक हैं जरथुस्त्र। अवेस्ता की जो भाषा है ऋग्वेद में इसकी समानता। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र या ज्ञान, या भाषा और शास्त्र दोनों। यह ऋग्वेद से आधुनिक भाषा है। ऋग्वेद इससे प्राचीन भाषा, ऋग्वेद की जो भाषा है इससे कुछ प्राचीन पाई जाती है। अवेस्ता की गाथाएं बिल्कुल ऋग्वेद में मिलती हैं और यहाँ ईश्वर को अहुर मजदा या असुर मेधा कहा गया है। अवेस्ता की भाषा संस्कृत से मिलती है और इसकी जो टीका है अवेस्ता की टीका कमेंट्री यह मध्यकालीन फारसी में है या पहलवी में है, जिसका नाम जेंद है। इस प्रकार से जेंद अवेस्ता का इसका नाम लिया जाता है। इस प्रकार यह जेंद है। तो अवेस्ता पर जिस प्रकार से ऋग्वेद में भी ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि देखेंगे कि जो भारतीय जो वेद रहे हैं, चारों वेद, इन पर ब्राह्मण, इनको समझने के लिए हमने शुरू में बता भी दिया है कि किस प्रकार से कल्प शिक्षा, निरुक्त आदि पढ़ाए जाते थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, अरण्यक पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। तो इनको समझने के लिए बार बार उस पर कमेंट या टीका लिखी जाती है, उसका अर्थ समझाने के लिए सरल भाषा में, ताकि आम आदमी भी समझ सके। उसी तरह से जो अवेस्ता ग्रंथ था उस अवेस्ता पर एक टीका लिखा गया मध्यकाल में, जो कि मध्यकालीन फारसी में या मध्यकालीन फारसी को पहलवी भी कहा जाता था। तो उसी टीका को जेंद के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो जो अवेस्ता ग्रंथ है यह इसकी भाषा हमारे ऋग्वेद के समान मिलती है या संस्कृत के समान इसकी भाषा। इस पर कमेंट्री जो लिखी गई है वो जेंद के नाम से लिखी गई है। इस प्रकार से इसको जेंद अवेस्ता कहा जाता है। जो प्राचीन फारसी रही है उसी का आधुनिक रूप जो मध्यकालीन फारसी हमने बताया यहाँ, ये मध्यकालीन फारसी क्या है? ये प्राचीन फारसी का ही आधुनिक रूप है, मध्यकालीन फारसी, या इसको पहलवी के नाम से जानते हैं। और पहलवी का एक और नाम है जिसका नाम है पाजंद। आइए लिख देते हैं, लिख लीजिए। जो पहलवी है इस पहलवी को पहलवी या पाजंद कहा जाता है, ठीक है। पाजंद या पहलवी या पहलवी, ठीक है। पाजंद या पहलवी के नाम से, यानी कि इसी पहलवी को पाजंद के नाम से भी जानते हैं, या पाजंद या पहलवी, ठीक है। ये पाजंद या पहलवी क्या है, ध्यान रखिएगा, ये मध्यकालीन फारसी है, ठीक है। पूछ देगा कि पाजंद या पहलवी प्राचीन फारसी है कि मध्यकालीन फारसी की आधुनिक है, तो यह मध्यकालीन फारसी है, ठीक है। तो मध्यकालीन फारसी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। प्राचीन ईरान का जो पश्चिमी भाग था वो फारस कहलाता था। तो जो प्राचीन ईरान देखेंगे, प्राचीन ईरान का नक्शा जब जियोग्राफी में देखेंगे, उसमें जो पश्चिम का भाग था
उसे फारस कहा जाता था। आप नक्शा देखेंगे तो वहाँ फारस दिखेंगे, तो वही उसी के आसपास वो फारस का इलाका था। जो वहाँ के लोग बोलते थे उसी को फारसी भाषा कहते थे। यही मध्यकालीन फारसी या पहलवी, यही प्राचीन फारसी का ही विकसित रूप माना जाता है। तो जो ईरान का जो पश्चिमी भाग को फारस के नाम से जाना जाता था और उसी भाग में बोली जाने वाली बोली को फारसी कहा जाता था। यह प्राचीन, अति प्राचीन थी। इसकी प्राचीनता के बाद इसका जो मध्यकाल आता है उसमें इसे मध्यकालीन फारसी, यानी कि जो प्राचीनता के बाद कुछ आधुनिकता उसमें आई होगी, कुछ जोड़ तोड़ हुए होंगे, ये मध्यकालीन फारसी के नाम से जानी गई। इसी मध्यकालीन फारसी को पहलवी के नाम से या पाजंद के नाम से भी जाना जाता है। पहलवी या पाजंद, और इसी पाजंद या पहलवी या मध्यकालीन फारसी भाषा में अवेस्ता का जो टीका लिखी गई, कमेंट्री लिखी गई है, वो इसका नाम है जेंद। ठीक है, इस प्रकार से यह जेंद और अवेस्ता, बार बार आपने सुना होगा कि ईरान का जो है ग्रंथ, धर्म ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। तो अवेस्ता के बारे में और जेंद के बारे में दोनों हमने क्लियर कर दिया है। अब एक और बात सुन लीजिए, अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण इसे प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। जो अवेस्ता है इसे एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि यह बैक्ट्रिया की राजभाषा हुआ करती थी। जो अवेस्ता भाषा हुआ था, इतना ही कहा, अवेस्ता का अर्थ हमने बताया ना, भाषा भी बताया। इसका अर्थ अवेस्ता एक भाषा के रूप में भी होता है। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र भी होता है, अवेस्ता का अर्थ होता है ज्ञान ग्रंथ भी होता है, अवेस्ता का अर्थ भाषा भी होता है और शास्त्र भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी भाषा में इन्होंने प्रवचन दिया, किसने? जरथरूस ने दिया है। इसी का संग्रह अवेस्ता है और यह अवेस्ता पूरी की पूरी ऋग्वेद के समान इसकी भाषा मिलती है। तो जो अवेस्ता है यह अवेस्ता प्राचीन बैक्ट्रिया की राजभाषा थी। यह अवेस्ता फिलहाल में, क्योंकि यह भाषा भी थी, अवेस्ता एक भाषा भी थी, तो यह प्राचीन बैक्ट्रिया, एक बैक्ट्रिया देश हुआ करता था, ठीक, प्राचीन बैक्ट्रिया की राजभाषा थी। ठीक है, यह राजभाषा थी, भाषा थी। इसको यहां से नोट कर लीजिएगा। अवेस्ता को हमने इसीलिए कहा कि इसे शास्त्र या ज्ञान ग्रंथ या भाषा या शास्त्र दोनों कहा गया है। तो यह जब भाषा के रूप में प्रयोग होती है तो यह इसको यह प्राचीन बैक्ट्रिया की राजभाषा थी और इसीलिए इसको बैक्ट्रियम भाषा, अवेस्ता अवेस्ता या बैक्ट्रियम कहा जाता था। यह बैक्ट्रियम नाम पुकारा जाता था, बैक्ट्रियम भाषा, बैक्ट्रियम भाषा के नाम से जाना जाता है। तो जो अवेस्ता है इसे भाषा भी, इसका अर्थ भाषा भी है क्योंकि ये प्राचीन बैक्ट्रिया की राजभाषा थी, इसीलिए अवेस्ता को बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, बैक्ट्रियम भाषा भी कहा गया है, बैक्ट्रियम भाषा कहा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो अवेस्ता को लिख लीजिए इस तरह से। अब यह कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, तो अवेस्ता या बैक्ट्रियम, ठीक है, इसे बैक्ट्रियम भी कहा गया है, बैक्ट्रियम भाषा, अवेस्ता या बैक्ट्रियम भाषा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लगभग पूरा हो रहा है, कुछ इसमें बचे हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ। इसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ईरानी हम पढ़ा रहे हैं। ईरानी में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, जिसका नाम अवेस्ता है। अवेस्ता का अर्थ भाषा या उसका प्राचीन बैक्ट्रिया की राजभाषा थी, इसलिए उसे भाषा के रूप में जाना जाता है। उसे ज्ञान ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जरथरूस ऋषि थे जिन्होंने अपना उपदेश दिया, ईश्वरीय उपदेश जो दिया है, अपने ज्ञान का जो उपदेश दिया उन्होंने, उस ज्ञान का यह संग्रह अवेस्ता। तो जरथरूस ऋषि के उपदेशों का संग्रह ही अवेस्ता है और इस अवेस्ता को ज्ञान ग्रंथ या भाषा या इसे जरथरूस के उपदेशों का संग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
इसे शास्त्र के नाम से भी जाना, शास्त्र मतलब जिसमें ज्ञान ज्ञान की बातें लिखी गई हो, उसे शास्त्र भाषा या ज्ञान ग्रंथ या शास्त्र भाषा और शास्त्र दोनों नामों से इसे जाना जाता है। इस अवेस्ता ग्रंथ में जो ईश्वर लिखे गए हैं, वो ईश्वर जो है वो ईश्वर को असुर मेधा या अहूर मजधा कहा गया है। अवेस्ता में जो ईश्वर हैं उनको अहुर मजधा कहा गया है, या अहुर मजधा का जो अर्थ होता है, भारतीय अर्थ होता है, वह असुर मेधा के नाम से जाना जाता है। इसी अवेस्ता पर मध्यकालीन फारसी में या पहलवी में, या पहलवी को जिसको पाजंद कहा जाता है, में एक कमेंट्री लिखी गई है जिसका नाम है, हमने यहाँ लिखा, लिख लीजिएगा, जिसका नाम है जेंद। जेंद अर्थात ये अवेस्ता की टीका है, और इसी टीका को मिला करके जेंद अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। और फारसी की बात होती है, ये फारस जो था प्राचीन काल में, उसके फारस का जो पश्चिमी भाग था उसे फारस के नाम, वहाँ के जो लोग बोले थे फारस था, फारसी भाग था, वहाँ की बोली को फारसी के नाम से जाना गया। ये प्राचीन फारसी थी। इसी प्राचीन फारसी का आधुनिक रूप क्या है, मध्यकालीन फारसी या पहलवी या पाजंद है। और यही पाजंद या मध्यकालीन फारसी या पहलवी में इनकी कमेंट्री जेंद के नाम से लिखी गई है। और एक चीज और इसमें है, इस बैक्ट्रिया की राजभाषा थी, यह अवेंदा भाषा। अवेस्ता को हमने कहा ना, ये भाषा, इसका अर्थ भाषा भी होता है, तो ये अवेस्ता बैक्ट्रिया की राजभाषा थी। तो राजभाषा होने के कारण इसे, इसका संरक्षण बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए इसे अवेस्ता को बैक्ट्रियम भाषा भी कहा जाता है। पूछता है कि बैक्ट्रियम भाषा किसे कहा जाए, तो अवेस्ता को बैक्ट्रियम भाषा भी कहा जाता है। अवेस्ता की जो ध्वनियां हैं प्राय ऋग्वेद से मिलती हैं, इसकी जो भाषा है वो भी, इसका जो व्याकरण है वो भी लगभग लगभग ऋग्वेद से मिलते हैं। कुछ भौगोलिक स्थिति के कारण बदलाव आ जाते हैं। अब आइए इसी अवस्था के बारे में, ईरानी के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, उसको हम पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ईरानी शाखा में हमने मिटा करके दोबारा जो इससे आगे कुछ है जानकारियां उसको लिख लीजिए। तो जो ईरानी शाखा है, जो ईरानी भाषा है, इसका जो पता हमें चलता है, 6वीं शताब्दी में हखामनी शासक हुए, इनका शिलालेख मिला है। हखामनी शासकों का 6वीं शताब्दी का जो शिलालेख मिला है, इसमें इस ईरानी की प्राचीनता का पता चलता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में जो ईरानी भाषा थी, ठीक है, ईरानी, ये 10वीं 11वीं सदी में, ठीक है, 10वीं 11वीं सदी में ये अरबी फारसी तुर्की से प्रभावित हुई। अरबी अरबी तुर्की से, ठीक है, यह ईरानी जो है अरबी तुर्की से प्रभावित हुई। ठीक है, अरबी तुर्की से प्रभावित हुई। जो ईरानी थी, यह 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते, जिसके प्राचीनता में हखामनी शासकों के शिलालेख से मिलता है। ठीक है, ईरानी की जो प्राचीनता है, इसकी प्राचीनता हखामनी शासकों का, ठीक है, हखामनी शासक, शासकों का शिलालेख, इसी शिलालेख से पता चला है कि इतनी प्राचीन है ईरानी का। जब ईरानी भाषा 10वीं 11वीं शताब्दी में अरबी तुर्की से प्रभावित हुई, ठीक है, तो यही जो अरबी तुर्की से प्रभावित होने के कारण इसे मध्यकालीन ईरानी या क्या बोलते हैं, ये मध्यकालीन फारसी के नाम से या पहलवी के नाम से जानी गई। ठीक है, आधुनिक ईरानी, जो एक पूछता है कि आधुनिक ईरानी, जो आधुनिक ईरानी है, ये अयोगात्मक है, अयोगात्मक भाषा है। इसके बारे में हमने पीछे बताया है विश्व भाषा की उत्पत्ति में कि अयोगात्मक क्या है। तो ईरानी जो प्राचीन काल में योगात्मक थी, तो किस तरह से थी, तो उसको छोड़िए, उसको पढ़ना हो तो वहां देख लीजिएगा। तो आधुनिक ईरानी जो है अयोगात्मक भाषा थी। ठीक है, आधुनिक ईरानी अयोगात्मक भाषा बन गई।
इस ईरानी शाखा की जो है 3 शाखा बनी। जो ईरानी शाखा है इसकी 3 शाखाएं बनी, 3 शाखा। एक प्राचीन, ठीक है, एक प्राचीन ईरानी, दूसरा मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन ईरानी, तीसरा आधुनिक ईरानी, आधुनिक ईरानी, ठीक है। तो यह 3 शाखाएं इसकी, प्राचीन ईरानी, मध्यकालीन ईरानी, आधुनिक ईरानी। प्राचीन ईरानी में अवेस्ता और प्राचीन फारसी 2 रूप मिलते हैं, ठीक है। तो अवेस्ता की भाषा जान लीजिए, एक उदाहरण बता दे रहा हूं। अवेस्ता और संस्कृत, ठीक है। अवेस्ता और संस्कृत में एक उदाहरण देख लीजिए, इसके भाषा का उदाहरण, ठीक है। भाषा समानता, भाषा समानता का उदाहरण देख लीजिए अवेस्ता में। अवेस्ता में कहा गया है को नर अहि, को नर अहि, ठीक है। को नर अहि को संस्कृत में कहा गया को नरो असि, को नरो असि, को नरो असि, ठीक है। यहाँ एर्य कहा गया है, एर्य, इसी को संस्कृत में आर्य कहा गया है। तो यहाँ एर्य कहते हैं। अवेस्ता और संस्कृत का एक उदाहरण देख लीजिए कि अवेस्ता में कहा गया को नर अहि, तो उसी को संस्कृत में को नर असि। इस तरह से ऐर्य कहा, जो आर्य को अवेस्ता में एर्य कहा गया है और संस्कृत में आर्य कहा गया है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में कितनी समानता है। अवेस्ता की जो भाषा है और संस्कृत की जो भाषा है, ठीक है, अवेस्ता भाषा, संस्कृत भाषा, इसमें कितनी समानता पाई जाती है, इससे अंदाजा लगा। जो थोड़ा बहुत अंतर है वो भौगोलिक स्थिति के कारण माना जाता है। प्राचीन फारसी संस्कृत भाषा से बहुत मिलती है, ये तो हमने बता ही दिया है। मध्यकालीन फारसी का नाम पहलवी या पाजंद है, यह अपभ्रंश से बहुत कुछ मिलती है। जो मध्यकालीन फारसी है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। मध्यकालीन, एक लिख लीजिए, मध्यकालीन फारसी, ठीक है, या पहलवी, पहलवी या पाजंद, ठीक है, ठीक है। मध्यकालीन फारसी, पहलवी फारसी या पहलवी या पाजंद, ठीक है, ये अपभ्रंश से मिलती है, ठीक है। यह ये सब अपभ्रंश भाषा से मिलती है, अपभ्रंश भाषा से मिलती है, भाषा से मिलती है। जो मध्यकालीन फारसी या पहलवी या पाजंद है, इस पाजंद को की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा से मिलती है। पूछता है कि मध्यकालीन फारसी या पहलवी से किस भाषा से साम्यता है, तो अपभ्रंश भाषा से। जो प्राचीन फारसी है उसे संस्कृत की समानता है, ठीक है। और जो मध्यकालीन फारसी है, प्राचीन फारसी संस्कृत से है, और जो मध्यकालीन फारसी है वो अपभ्रंश भाषा से मिलती है, जैसे इसकी समानता पाई जाती है। आधुनिक फारसी ने अरबी लिपि अपनाई और अरबी के सैकड़ों शब्द ग्रहण किए गए। प्राचीन युग में भारत और ईरान में धर्म का स्वरूप एक ही था, क्योंकि प्राचीन युग में कहा गया है कि धर्म का जो स्वरूप था दोनों एक ही था, ईरान का और भारत का। अब आइए ईरानी की भाषाएं। ईरानी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उसको हम नोट करवा दे रहे हैं। इसमें एक और है, थोड़ा सा उसको बता करके खत्म करेंगे। अब जान लीजिए ईरानी की भाषाएं कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, भाषाएं, ठीक है। ईरानी की भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इसकी भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी ईरानी, पहला पूर्वी ईरानी, पूर्वी
ईरानी, ठीक है। पूर्वी ईरानी में कौन कौन से आती हैं? अवेस्ता, वर्गिस्ता, अवेस्ता, वर्गिस्ता, पास्तु, अवेस्ता, वर्गिस्ता, पास्तु, पहलवी, देवारी, बलूची, पहलवी, देवारी, बलूची, हमारा वहां तक ना, बलूची, आस्तिक, कुर्दी, आस्तिक, आस्तिक, कुर्दी, कुर्द भाषा यानी कुर्दी यानी कुर्द भाषा, भाषा कुर्दी, ठीक है। और दूसरा इसमें मोगदियान, मोगदियान पामीर, जो पूर्वी ईरानी में ये आता है, ठीक है। पूर्वी ईरानी में एक दूसरा, पूर्वी ईरानी में क वर्ग में ये रखा गया और ख वर्ग में ये लिखा है मोगदियान, मोगदियान, ठीक है। मोगदियान पामीर, पामीर का जो पठार है वहां के आसपास की भाषाएं, ठीक है। मोगदियान पामीर है, पामीर पठार जानते ही होंगे। तो इसके अंतर्गत ये पूर्वी ईरानी के अंतर्गत ये भाषाएं कौन सी आती हैं पूर्वी ईरानी में? तो अवेस्ता किसमें है? अवेस्ता भाषा यह पूर्वी भाग है, ईरान का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को अवेस्ता भाषा, अवेस्ता इसी पूर्वी ईरानी में आती है। अवेस्ता, वार्गिस्ता, इसका वर्गिस्ता ना वार्गिस्ता होगा, वार्गिस्ता, पाश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, आस्ट्री, कुर्दी और मोगदियान पामीर, यह पूर्वी ईरानी के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरा है मध्यकालीन ईरानी, मध्यकालीन ईरानी। दूसरा मध्यकालीन ईरानी में जो मध्यकालीन फारसी या पहलवी, ठीक है। मध्यकालीन, इसको लिख दीजिए फारसी या पहलवी या पाजंद, ठीक है, या पाजंद, इसी पहलवी को पाजंद कहा गया है, ठीक है। पहलवी को ही पाजंद कहा गया। तो मध्यकालीन फारसी यानी कि मध्यकालीन ईरानी हमने बता दिया इसके पहले। तो मध्यकालीन फारसी या पहलवी या पाजंद में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो इसको लिख लीजिए हुजवारिस, पाजंद, इसमें कौन कौन सी आती हैं? हुजवारिस, हुजवारिस, हुजवारिस आती है, पाजंद आती है, हुजवारिस, पाजंद, इसमें कौन कौन सा आती है? हुजवारी तथा पाजंद भाषा इसमें आती है। इन्हीं दोनों से आधुनिक फारसी की उत्पत्ति हुई है। तो ये दो, पाजंद और हुजवारिस, ठीक है। पाजंद तथा हुजवारिस, हुजवारिस, ठीक है। तो इसी पाजंद और हुजवारिस से ही आधुनिक फारसी, इसी इसी से, ठीक है, इसी से, यहां तक आ रहा ना, आधुनिक फारसी, आधुनिक फारसी की उत्पत्ति हुई, आधुनिक फारसी की उत्पत्ति हुई। पाजंद और हुजवारिस, ठीक है, ये दो भाषाएं ऐसी है, इसी पाजंद और हुजवारिस से आधुनिक फारसी की उत्पत्ति है, ठीक है। आधुनिक फारसी की उत्पत्ति इसी पाजंद और हुजवारिस से ही आधुनिक फारसी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके बाद आइए तीसरे नंबर पर, जो आधुनिक ईरानी में पश्चिमी ईरानी की तरफ चलते हैं, ठीक है। पश्चिमी ईरानी, पश्चिमी ईरानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मीडियन, मीडियन आती है तथा प्राचीन, ये प्राचीन फारसी आती है, प्राचीन फारसी, ठीक है। ठीक है। पूर्वी ईरानी के अंतर्गत
अवेस्ता भाषा। और प्राचीन फारसी जो है यह किसके अंतर्गत, यह पश्चिमी ईरानी के अंतर्गत है, प्राचीन फारसी। दोस्तों ये हमने, वीडियो लंबी हो गई है लेकिन उसको जरूर देखिएगा। इससे जो भारत रूपी भाषा परिवार है उसके अंतर्गत भारत ईरानी शाखा या आर्य भाषा शाखा के अंतर्गत हमने पढ़ाया। हमने शुरू में बता दिया कि आर्य भाषा या भारत ईरानी शाखा यानी कि भारत और ईरान से मिलती जुलती शाखाएं, भाषाएं आपस में मिलती हैं। यहाँ की भाषा संस्कृत और वहाँ की प्राचीन भाषाएं मध्यकाल में भी कुछ न कुछ मिलती रही हैं। मध्यकालीन हमने बताया कि जो पहलवी आदि है या मध्यकालीन फारसी है, इससे साम्यता रखती हैं किसी अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, तो यह हमने बताया भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत, जिसमें 3 भाग हमने किया था, पहला ईरानी, दूसरा दरद और तीसरा आर्य भाषा। तो हमने ईरानी के बारे में वर्गीकरण करके ईरानी के बारे में विस्तार से बता दिया है। अब अगली वीडियो हम दरद के बारे में, जो दरद भाषा है उसमें बनाएंगे, उसके बाद ले चलेंगे आपको आर्य भाषा की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारतम।